बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद होस्टेड बाय अलीना मुजफ्फर में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करते हैं आप सब भी बखैर आफियत से होंगे। आज बिलाखिर एक बहुत अच्छी खबर कि पाकिस्तान ने अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी हद तक तरक्की की और पाकिस्तान दुनिया का छठा खलाई मिशन मेंबर भी बन गया है। इस पे कीमती राय हम लेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं अब्दुल्ला हमीद गुल, सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं। इनसे जानते हैं कि सर, ये बहुत अच्छी खबर है बड़े दिनों बाद, जहां हम महंगाई की, किसानों की बदहाली का देखते सुनते आ रहे हैं, इश्यूज इतने दिनों से उस पर बात करते आ रहे हैं, तो आज पाकिस्तान दुनिया का छठा खलाई मिशन मेंबर बन गया है। क्या राय रखते हैं आप इस पर अपनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और आज तो इतना खुशी का दिन है कि जिसकी कोई कहा नहीं है। मायूसी के अंदर घिरी हुई कौम, जिसको मेरे ख्याल में मायूसियां जो है कि किसी बाहर से नहीं आई, बल्कि हमने अपनी मायूसियों को जो है वो क्रिएट की है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो फतूहात हैं, पाकिस्तान की जो तरक्कियां हैं, वो यकीनन बहुत ज़्यादा हैं, और पाकिस्तान अच्छी वजह से और अच्छे लोगों की वजह से चल रहा है। हाँ, कुछ बुरे लोग हैं जो आके हम पर कभी कभी मुसल्लत हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान कामयाबियों की एक जो है वो जमानत है। और बड़ी हमारे उस जमाने में हमारा स्पेस प्रोग्राम शुरू हुआ था जब दुनिया को जो है वो अपनी पड़ी हुई थी, और पाकिस्तान उस टाइम पे खला में मौजूद था। बहरहाल इसको प्रोग्राम का नाम जो है वो चेंज 6 रखा गया है, और जाहिर है ये एक खलाई टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान ने एक तारीख रकम की है। और चीन के ताउन से ये हमने सैटेलाइट जो है वो चांद के ऊपर भेजा अच्छा है। अब्दुल्ला गुल साहब, आपकी बड़ी नज़र होती है इस सिलसिले में, बात दुरुस्त है। और एक तो यह है कि हम जनरल हमीद गुल मरहूम को भी खराज तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि ये सारी कमों बेश जो चीज़ें हैं, एटमी मुल्क का बनना, मिसाइल प्रोग्राम, और फिर ISI का रूज, और फिर ये सारा जो स्पेस प्रोग्राम थे उनमें उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। अब ये है कि ये जो सिलसिला है ये कितना है, ज़ाहिर है हम क्लब के मेंबर तो बन गए हैं, और इस्लामी दुनिया के जिस तरह एटमी मुल्क भी हम ही हैं 56 मुल्कों में, और अब मुसलमान मुल्कों में हम पहले ही गालबन हैं। तो इसमें कौन कौन सी, आप ज़रा थोड़ा वजाहत से बता दें कि ये कौन कौन सी चीज़ों को कवर करेगा, क्योंकि चांद के नज़दीक जो है उस मदार में 5 दिन में पहुंचेगा जी। जी, बहुत शुक्रिया इकबाल साहब। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर इसके जो मिशन है वो तस्वीर लेना है, और चांद की मिट्टी को इकट्ठा जो है वो करना है, उसके तजजियात किए जाएंगे। और इसके अलावा जो इसके कुछ ज़ाहिर है, इसका नाम जो है वो IQ रखा गया है। ये सैटेलाइट जो है वो पाकिस्तान के इंजीनियर्स और चीन की मदद से जो है वो लॉन्च किया गया। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान का एक ऐसा मिशन है जो सैटेलाइट ये 3 से 6 माह तक जो है चांद की अतराफ जो है वो चक्कर लगाएगी। और इसकी मदद से हमें एक दो बहुत जो مثبت फायदे होंगे, वो ये है कि पहली बात ये है कि जो तस्वीर ली जाएंगी वो डीप स्पेस नेटवर्क जो चाइना का है उसके जरिए हमें हासिल होंगी। दूसरी बात इसके अंदर जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल है, और वो ये है कि जो ये मवासलात का जो सिस्टम है उसके ऊपर इसका काम होगा। चेंज 6 जिसका नाम दिया गया है, ये चीन की जो शंघाई यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान नेशनल स्पेस एजेंसी, जिसको हम स्पार्को के नाम से जानते हैं, जिसका आपने जिक्र किया कि मेरे वालिद जनरल हमीद गुल का एक बहुत बड़ा किरदार स्पार्को के अंदर, तो ये उसके हवाले से एक काम है। अब आइस क्यूब जो कमर है, इसका नाम जो हम आइस क्यू कहते हैं, क्यू स्टैंड फॉर कमर। अब इसके अंदर 2 कैमरे जो हैं वो भी नष्ट किए गए हैं, और ये तकरीबन 7 किलोग्राम इसका वजन है। 7 किलोग्राम कहने को तो बहुत हल्का छोटा सा है, लेकिन इसके अंदर आप अंदाजा कर लें कि ये कितनी जदीद टेक्नोलॉजी है कि 7 किलोग्राम में इसका ईंधन भी होगा, इसके अंदर बैटरीज भी हैं, इसके अंदर जो कुछ भी है वो सारा का सारा जो नहीं, वो जाहिर है, लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान इस वक्त ज़र मुबादला के तौर पर गैर मुल्क की कंपनियों को, जो सेलुलर कंपनियां हैं, उनकी सर्विसेज के लिए अरबों जो डॉलर उनके मुल्कों में जा रहे हैं। और आमतौर पर आप देखें कि जो समुद्रों में केबल होती है वो कट जाती है, हमारा इंटरनेट जो है स्लो हो जाता है, पाकिस्तान की सारी चीज़ें मुतासर हैं उनमें। इसका मतलब रास्ता तो खुल गया ना कि कल को शायद हम सेल्फ सफिशेंट भी हो जाएं। और अगर चाइना से हमने इश्तराक कर ही लिया है, तो वाई नॉट कि ये सारी जो फाइबर जो केबल है, इस पर भी किसी का ध्यान जाए कि कम से कम हम अपना जो सिस्टम है वो अपनी मर्जी से चला सके।
जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। जो आपकी निशानदही है वो बिल्कुल सही रास्ते के ऊपर है कि इसके अंदर जो मैंने शुरू में कहा मवासलात के हवाले से वो यही बात थी। इसके अंदर हमें दिफाई तौर पे भी जो है वो ज़ाहिर है इसके अंदर सैटेलाइट इमेजरी हमें मौसूल हो सकती है, जो हम अभी किसी और के मरहून मन्नत होते हैं, जो सैलाब की सिचुएशन है या कोई और इस तरह से जो हम मिनरल्स एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं वो हम देख सकते हैं। हम पाकिस्तान के दिफा को मजबूत कर सकते हैं और साथ ही साथ जो है हम एग्रीकल्चर के सेक्टर के ऊपर भी बहुत इसके अंदर इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। आप बुनियादी तौर पर जो पैसिफिक स्पेस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी, जो एशिया पैसिफिक जिसको एप्सको कहते हैं, उसके 8 ममालिक जिनमें चीन, बांग्लादेश, ईरान, पेरू समेत थाईलैंड, मंगोलिया और तुर्किया भी इसके रुकन ममालिक हैं। इनमें से सिर्फ पाकिस्तान को ये सुनहरी मौका मिला है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि वो अपना छोटा सैटेलाइट भेजे। अब ये एक मेरे ख्याल में एजाज की बात है। हमारा जो बुनियादी तौर पर खलाई प्रोग्राम है वो 1962 में हमारे साइंसदानों की टीम ने ना सिर्फ 9 महीने के अरसे में रॉकेट जो रैपर था उसको हमने खला में भेजा था और 60 बरस तक फिर उसके बाद कोई पेशरफ ना हुई। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर हमें बड़ी कामयाबियां जो है वो नसीब हो रही हैं। और ये मवासलात के हवाले से जिसका आपने जिक्र किया, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके अंदर तो मवासलात का निज़ाम वैसे ही सैटेलाइट के जरिए आता है। अभी आप जैसे टीवी की नशरियात हैं या दीगर हैं, वो अभी हम जिससे उधार लेते हैं उस टाइम पे फिर हम बराह रास्त अपनी सैटेलाइट के जरिए जो है ये काम कर सकें। यहाँ बात ये बड़ी जरूरत है बताने की कि चंद्रयान 3 जो था, जो कि भारत ने जब चांद के ऊपर भेजा तो उस टाइम पे भारत की खुशी का समा नहीं था और वह लोग फूले से कमा रहे थे। और आज अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे लोग जो है वो पाकिस्तान का तमस्खर उड़ा रहे हैं और वो अफसोस की बात है कि वो पाकिस्तान के लोग हैं, कहीं और के नहीं हैं। ये वही लोग हैं जिनको हमें समझना चाहिए कि भारत तक ने जो है नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, गो के शायद उनके दिल में कुछ भी हो। नहीं, पर ये भी है ना, जाहिर है अवाम ने तो फॉलो अप इन हुक्मरानों को करना होता है। आपने देखा कोई इतनी बड़ी खुशी के मौके पर कहीं कोई हुक्मरान पार्टी के कोई मीटिंग हुई, कट हुआ हो, सेलिब्रेशन हुई हो, कोई आतिशबाजी हुई हो, मुझे बताइए। नहीं, हमारे तो देखे ना, हमारी तरजीहात ही फर्क है। हमारी तरजीहात ये है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और जेल में किसको गवर्नर लगाना क्या चाहिए, मिला क्या नहीं मिला, तो किसको क्या हमने जो है वो करप्शन के बाजार। तो ये तो एक नेशनल खुशी का अच्छा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। बड़ी मेहरबानी, आप बताइए कि इस वक्त जो सिनेरियो बन रहा है, सिनेरियो ये कि एक तो ड्राइविंग सीट पर मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी टीम आ चुकी है। आप देख रहे हैं कि गंदम के काश्तकारों के साथ भी टीम उनका ही मुज़ाकरात कर रही है और पॉलिटिकल फिगर के साथ भी उन्होंने जो अपनी टीम को आगे एडवांस पार्टी के तौर पर किया है वो इसहाक डार है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और फिर राना सनाउल्लाह साहब। और दूसरी तरफ फजलुर रहमान का एजेंडा क्या है, क्योंकि जाहिर है उन सदर ममलकत तो उनसे वादा किया गया था, तो उन्होंने कहा ये बेचे भी गए हैं, खरीदे भी गए हैं इलेक्शन, इनको हम नहीं मानते, हम तहरीक शुरू कर रहे हैं। क्या होगा? देखिए बुनियादी तौर पे तो मैं समझता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान अकेले तौर पर, जो कहा जाता है पाकिस्तान में मिलियन मार्च लोग बोलते तो हैं, लेकिन मैंने कभी मिलियन मार्च अपनी जिंदगी में तो नहीं देखी। हाँ, लोगों ने एक बड़ी तादाद जरूर बाहर निकल आती है, कभी 50,000, कभी लाख, कभी 1.25 लाख, इतने बंदे शायद मौलाना फजलुर रहमान भी इकट्ठे कर पाए। लेकिन अकेले अपनी जो तहरीक को अगर वो लेके निकलेंगे तो उसके खातिर खा नताइज उनको बरामद नहीं होंगे। उसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि उनके ऊपर एक तो जाहिर है कि एक उनके ऊपर दीनी हलकों के हवाले से मगरिब के अंदर एक छाप लगी हुई है। दूसरी बात यह है कि मौलाना ने एक दफ़ा अमेरिका की एम्बेसी के ऊपर भी, आपको याद है कि हल्ला बोल दिया था 80 की दहाई के अंदर, तो वो भी एक स्टिग्मा मौजूद है। और तीसरी बात जो है वो ये है कि जब तक कि तहरीक इंसाफ इस मामले में उनके साथ शामिल नहीं होती, तब तक जो है वो मेरे ख्याल में एक मानी खेज जो है जो उनका मुतालबा है वो शायद हासिल ना हो पाए। क्योंकि तहरीक इंसाफ अगर उनके साथ शामिल हो जाती है तो यकीनन फिर मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए। अब्दुल्ला गुल साहब, ये बताइए कि मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी तो अब मैटर नहीं करती, क्योंकि रिफ्यूज़ कर दिया पीटीआई, इनके साथ हमने बात करनी ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आर्मी चीफ ने जो कल एड्रेस किया है फजाइया के अफसरों को, यानी पासिंग आउट के ऊपर, उन्होंने डायरेक्ट को पैगाम किसको दिया उन्होंने कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कि उन्होंने कहा कि हम अपने आईनी डोमेन का पता है। क्या कोई उस तरफ से लच्चे का जिद बनाए रखनी है कि जो होता है फिर होने दो?
नहीं, मेरे ख्याल में जिद तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी एक तरफ पीटीआई का बयानिया ये है कि वो किसी सूरत हुकूमत के साथ नहीं बात करेगी, लेकिन माजी में हमने पीटीआई को मुतअद्दिद बार यू टर्न लेते देखा है। और एक दफा नहीं बल्कि आप देख लें कि मौलाना फजल रहमान तक से उन्होंने जाके हाथ मिला लिया आखिर। तो फिर क्या वजह है आज जो मौलाना और पीटीआई के दरमियान में दीवार है वो सबसे बड़ी अली अमीन गंडापुर की है, जिनकी एक राती मामलात हैं, और मौलाना की सीट जो थी वो अली अमीन गंडापुर साहब ले गए। 2018 में मौलाना जो थे वो ये बता रहे थे कि उनका इलेक्शन चोरी हुआ और अली अमीन गंडापुर और पीटीआई के झोली में डाला गया। आज मौलाना का जो है वो मसला कुछ और हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये है कि अगर तो अली अमीन गंडापुर साहब वहां मौजूद हैं बतौर वजीर आला, तो मैं नहीं समझता कि फिलहाल मुझे कोई ऐसी चांस नहीं नजर आ रहा जिसके अंदर मौलाना फजल रहमान और पीटीआई का कोई इल्हाक हो सके। और अगर ये इल्हाक नहीं हुआ तो जैसे मैंने पहले कहा कि इसके अंदर मुझे कोई ज्यादा कामयाबी नजर नहीं आ लेकिन रही, एनकाउंटर तो नहीं है कहीं कहीं एनकाउंटर तो नहीं है कि जो नजर आ। छह पार्टियों का इत्तेहाद तो पहले हुआ, लेकिन नहीं, मेरे कहने का मकसद ये है कि वो तो हुकूमत मुखालफ तहरीक तकदीर साहब आज लाहौर में है। कहने का मकसद ये कहीं एनकाउंटर तो नहीं है कि ये जो नज़र आ रहा है वो ना हो, जो हो रहा है वो नज़र ना आ रहा हो, कि मियाँ नवाज शरीफ जो फ्रंट सीट पर बैठे हैं कहीं मौलाना फजल रहमान इस प्रेशर को बिल्ड करके ये बजट के बाद सबका निकलने का इरादा तो नहीं है एक नए नैरेटिव के साथ। देखिए, बहुत सारे खदशात हैं और लोगों को ज़ाहिर है तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बजट के बाद मुझे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो मिनिस्ट्रियां मांगने के लिए खड़ी हो जाएगी, और इस बात का अब मेरे ख्याल में बड़ा इदराक है फिर मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी, और खुद मुस्लिम लीग नवाज के अंदर अब बड़े वाज़ेह डिवाइड जो है वो नज़र आ रहा है। हाउस ऑफ शरीफ जो है वो दो हिस्सों में बंट गया है, एक जो है वो शहबाज शरीफ साहब हैं और एक नवाज शरीफ साहब हैं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पंजाब नवाज शरीफ साहब के हाथ में है। दूसरी तरफ एक वीक कोएलिशन गवर्नमेंट जो है, जो कि पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों की बैसाखियों पे जो है वो कायम है, और वो किसी वक्त भी डगमगा सकती है। और फिलहाल मुआशी सतह के ऊपर कोई इस्तेहकाम नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन नहीं है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, और अगर इंडस्ट्री नहीं होगी तो आपकी मईशत की बहाली नामुमकिन है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल, दफाई तज्जियाकार, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, अपनी राय से हमें आगाह करे थे। सर, आज पाकिस्तान में आलमी सहाफ़त का दिन जो है मनाया जा रहा है, 3 मई का ये दिन है, और पूरी दुनिया में आलमी यौम सहाफ़त का दिन जो है मनाया गया है। कराची में काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स भी इस मौके पे लिए गए हैं। कराची के जो सूबाई वज़ीर हैं शर्जील इनाम मेमन, उन्होंने मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट यूनियंस हैं उनको बाकायदा तौर पर बुला के इमदादी चेक्स भी उनको जो है वो दिए हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। लेकिन मुझे बाकी ऐसे सूबों में, किसी और सूबे में भी ऐसा कुछ हुआ दिखाई नहीं दिया। और शर्जील मेमन साहब और सिंध हुकूमत को हम अप्रिशिएट करते हैं, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं, बल्कि शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा इकदाम है उनका, अगर उनका ये इकदाम है तो अच्छा है, लेकिन ये है कि ये आज़ादी सहाफ़त नहीं है। ये जो आपने देखा इस पर भी कोई ना कोई राय आ जाती है कि चेक इनको दिए गए हैं, क्या वही लोग जो इनको प्रोमिनेंट होते हैं, जिनसे ये डरते हैं, बड़े चैनल के होते हैं। और ये इमरान खान को मुसीबत पड़ी रही कि वो भी जब उनको सब जो उसकी हुकूमत गिराने में पेश थे, जो रात को रोते रहते थे उठ के कि ये 1 रुपया तेल बढ़ गया, 2 रुपया तेल बढ़ गया, तो बैन डालते रहते थे। तो जब उनकी बारी आई तो उन्हीं लोगों से वो दवाई लेते रहे, उन्हीं को बुलाते रहे। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि आज़ादी सहाफ़त यहाँ ये है कि आप कौन हैं, क्या आप उस नेट उस स्लॉट में शामिल हैं जो बाकायदा फंडेड है, रेंटेड है, और अगर हैं तो ज़ाहिर है बड़े चैनल के में आप काम करते हैं तो वो मालकान जो हैं वो फिर किसी न किसी सियासी पार्टी को टेक कर रहे होते हैं। तो इसमें कहने वाली बात ये कि आज़ादी सहाफ़त ये है कि आप अपनी बात कर सकते हैं, क्या सच्ची खबर को आप दे सकते हैं, क्या ऐसा तज्जिया पेश कर सकते हैं, क्या तज्जिया पेश करके उस चैनल में आप रह सकते हैं, या वो चैनल रह सकता है बज़ाते खुद अगर उसकी पॉलिसी हो। तो आपने देखा पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो है तरसती है ज़बान मेरी कि यहाँ तो बात करने के लिए भी ये है कि बंदा उठा लिया जाता है। आपने देखा कि ट्वीट सिर्फ किया पेशावर में किसी आदमी ने जो भी किया, और किया भी अब बात करनी पड़ जाती है क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है कि कोर कमांडर लाहौर को पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया। अब हो ये रहा है कि लोग कहाँ जाए, यानी यहाँ तो 28 साल का नौजवान जो है वो उसको वो ओवरेज हो जाता है, उसको नौकरी नहीं मिलती, ऐसे ही है। तो वो जो रिटायर होकर लग जाते हैं उन पर थोड़ा गौर तो करना चाहिए।
ایسی بات تو نہیں ہے, نہیں کوئی غیر قانونی بات تو ہم نہیں کر رہے, لیکن اتنی بھی اگر کریں تو اٹھا لیے جائیں. تو پریس کی فریڈم تو یہ ہے کہ ان کے متعلق آواز اٹھائی جائے, تو کوئی اٹھا رہا ہے, تو اس لیے نہیں ہو رہا. اب یہ ہے کہ سچی خبر کیا ہے. اب دیکھیں کل کے لوگ بیان سے بھی بہرحال بڑے محترم اور ہماری فوج پاکستان کے سالار ہیں, ان کی بات سے بھی اکثر لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں, ڈر گئے کہ ڈومین کیا ہے. ڈومین کیا ہے, ڈومین کا تو پھر ہمیں نہیں پتا کیا ہے. ڈومین یہ ہے کہ اگر ہمیں راستے میں کوئی ایسے واقعہ ہماری نظر سے گزرتا ہے تو ہم اس کو بیان کریں گے, یعنی کوئی زیادتی کسی کے ساتھ کر رہا ہے تو بیان کریں سر گے. آخر کیا وجہ ہے کہ ہم صرف اب اپنے ہی مدار کے جو ہے سراؤنڈنگ ہی سوچتے ہیں, یا اپنی فیملی یا اپنی فیملی سے ریلیٹڈ لوگوں, اپنے دوستوں کو ہی اوبلائز کرنے کا سوچتے ہیں. ہم ایک عام بندے کا کیوں ہم نے سوچنا جو ہے وہ بند کر دیا. جیسے آپ نے بڑی اچھی اگزامپل کوٹ کی کہ کور کمانڈر اگر لگ گئے ہیں اسے پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین, اور ایک عام بچے کو, ایک ینگسٹر کو ضرورت ہے اس چیز کی, تو پھر جب تک ہمارا یہ سر لائٹ والا طبقہ اس چیز کو نہیں سوچے گا تو کیسے ہمارا چینج جو ہے لیکن وہ ہم آئے یہ گا. بات کر لی نا, ہم نے کسی بلا وجہ بات نہیں کی, یہ خبر بھی نہیں, یہ کریکٹ ہے, بالکل ایسے یعنی ہی ہے. یہ تو ہو چکی پوسٹنگ. اب اس کے بارے میں اگر بات کرنے میں پرابلم آ جائے تو مجھے بتائیے پھر آدمی کا پھر کون سی صحافت کی آزادی آپ چاہتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اب اس میں صورتحال آپ نے بالکل درست یہ ڈائگنوز کیا ہے کہ لوگ اپنے مالی معاملات میں اپنے الائز کے ساتھ, اپنوں کے ساتھ اس حد تک لالچ اور خود غرض ہو چکے ہیں کہ ان کو وہ چیز نظر ہی نہیں آتی. آپ کسی ادارے میں لے جائیں, اور ادارے کے کو بھی چھوڑیں, آپ ملک کے اس وقت حکمرانوں کو لے لیں کہ ایک ایک خاندان میں کتنے کتنے لوگ حکمرانی کر رہے ہیں. کیا ان کے پورے پاکستان میں جو عوام ہیں ان میں کوئی ویژن نہیں ہے کہ انہوں نے جو اپنا ایم این اے منتخب کیا, کوئی وزیر خزانہ نہیں بن سکتا, وزیر تجارت نہیں بن سکتا, ڈپٹی پرائم منسٹر نہیں بن سکتا. کیا پنجاب میں سارے بھانج ہو گئے ہیں کہ اور کوئی وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا. یا سندھ میں آپ دیکھیں کہ اگر اسود زرداری صاحب کی بہن وزیر سندھ بن سکتے تو کوئی وہاں ڈاکٹر نہیں ہے, کوئی پروفیسر نہیں ہے. یا آپ خود وہ پریزیڈنٹ بن گئے تو آخری عمر میں کوئی اور بندہ پاکستان سے ملا ہی نہیں. وجہ یہ کہ بیماری تو دماغ سے شروع ہوتی ہے, اور دماغ جو ہے خراب ہو چکا ہے. مشہور مقولہ ہے کہ ایوریج پرسن, جو عام لوگ ہوتے ہیں تھرڈ کلاس, وہ پرسنٹ کے متعلق سوچتے ہیں. انٹلیکچوئل پیپل تھنک اباؤٹ دا آئیڈیاز. اب پاکستان میں کیا ہے, پاکستان میں وسائل, کرپشن, مالی معاملات, گھر 2 بنانے, 10 بنانے, 50 بنانے, 2 ملیں بنانے, 50 ملیں بنانے. اگر بھی آپ کو کہتے ہیں کہ آزادی صحافت پر کہاں گی, آپ بتائیے آپ کو اشتہار نہیں ملیں گے. ایک چینل کو 5,000 فی منٹ ملے گا, ایک کو 50,000 روپے فی منٹ ملے گا. یہ ڈسکریمنیشن ہے, اور اس کو ریٹنگ بنا دی جائے گی. ہمارے صحافیوں کو نوکریاں دے دی جائیں گی. جب کوئی حکومت آتی ہے, پی ٹی وی میں جو پروگرام کر رہے ہی ہوں گے, آپ ذرا دھیان سے دیں, ان کی شکلیں ذرا دیکھیں. وہ جب حکومت بدلے گی تو دوسرا گروپ آ جائے گا 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ والا, تیلے کے بندے ہی نہیں ہوتے وہ. اب آپ جو نئی سراٹ آئی ہے جس کو میس کمیونیکیشن میں جن لوگوں نے ایم ایس سی کی ہے, آپ جیسے ینگ جو بلڈ ہے اس میں میل ہیں فیمیل ہیں, کیا ایکسیس ہے آپ کی, آپ کون سی بات آپ سے بہتر کو کر سکتا ہے. یہ جو بڑے بڑے پرانے جس کو تو میں باقاعدہ طور پر ان کو کہتا ہوں کہ یہ گدھ ہیں, یہ صحافت میں اتنے گدھ ہیں پیدا ہو چکے ہیں کہ اس کو قبضہ کر کے پنجوں میں انہوں نے جرنلزم کو پکڑا ہوا ہے. اب رہ گئی بھائی حکومت کی ذمہ داری کیا ہے. حکومت تو چاہے گی کہ آپس میں 10 گیرے باندھ رہے ہیں, جو ان میں لالچی ان کو خریدا جائے, جو دوسرے ان کو ڈرایا جائے. حکومت تو کرے گی, اور حکومت کا شروع سے ایسے ہی کرتی آئی ہیں, یہ کوئی نیا کام نہیں ہے. لیکن ان کی یونٹی کہاں ہے مجھے بتائیے. جب ارشد شریف قتل ہوئے تو کئی ہمارے صحافیوں نے کہا جی تو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا, ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے خلاف پروگرام ہوئے آزادی صحافت. عمران ریاض کے خلاف پروگرام ہوئے, کوئی ایجنٹ ہے, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد آج ہی کی خبر ہے, آج ہی کی خوزدار میں وہ جو پریس کلب کا پریزیڈنٹ مارا گیا, یہ آزادی صحافت والے دن, وہ 2 زخمی ہو گئے. اس سے پہلے ہم دیکھیں منہاج بھرنا تھے, صابر شاکر ملک سے چلا گیا, موہد پیرزادہ سے چلا گیا, ہارون رشید کو ہٹا دیا گیا, اور حامد میر اس وقت جس دلیری سے کام کر رہا ہے اس کا کیا پتہ کب کیا ہو. وجہ یہ ہے کہ یہاں اس جو آزادی صحافت ہے, آپ نے یکم مئی بنا کے دیکھ لیا تو کیا مزدوروں کے لیے کوئی پائرسی ہوئی. پاکستان کے وزیر اعظم نے اپنے گھر کے اندر جن لوگوں کو بلایا, چند لوگوں کو, وہ مزدور تھے, ہوں گے کسی نہ کسی جگہ مزدوری کر رہے ہوں گے. لیکن کیا یہ اگر وزیر اعظم پاپولر کوئی بھی وزیر اعظم تو باہر نکل کے میدان پاکستان پر کرے نا, پالیسی اناؤنس کرے نا, ان کے لیے آٹا سستا کرے, ان کے لیے کوئی سہولت بجلی کی کرے, ان کے لیے گیس کی کوئی سہولت پر کرے. آٹا تو بعد میں سستا کریں گے سر, پہلے یہ جو گندم امپورٹ سکینڈل ہے اس پہ کہا ہے کہ ایک تحریری
कमीशन भी बनाया गया है जिसमें 2 हफ्ते में वज़ीर आज़म को एक रिपोर्ट पेश करनी है। इसी पे आज सूबाई वज़ीर इत्तलात का आया है कि हमारे से पहले का ये मामला है, ये हमारी गवर्नमेंट का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? ये क्या आपको सॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है? इसमें अगर कोई सिविलाइज मुल्क होता तो वज़ीर इत्तलात जो है, कौन से हैं ये? सर ये पंजाब की पंजाब के, उनसे पूछते कि आप हुकूमत में आ गए हैं ना, तो ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करें। इसका मतलब जब आपने चार्ज लिया है तो आपको पता होना चाहिए था कि हमने क्या करना है। मुल्क में गंदम जो वो प्रोक्योरमेंट होनी है, हार्वेस्टिंग होनी है, तो वो कितनी 2,86,000 मैट्रिक टन में इस वक्त गंदम पैदा होनी थी। फिर आपको पता होना चाहिए था कि डिमांड कितनी है, या आपको पता नहीं होता कि गोडाउन में कितनी पड़ी हुई है। तो ये तो वज़ीर इत्तलात बादशाही बात है ना। अगर कोई आदमी किसी घर को चोरी करके ले जाता है तो हुकूमत आ जाती, क्या वो चोर के पीछे से नहीं जाएंगे? कुछ साहब का हुकूमत में चोरी करके ले गया था। इस पर गौर करें कि कौन कौन से लोग हमारे पल्ले पड़े हुए हैं। यानी पाकिस्तान में वो ये कह रहे हैं कि हमारे से तो पहले चोरी हुई है, तो चोरी हुई है तो आप हुकूमत में है ना। अब यह है कि इसमें आपने बड़ा शानदार फिक्र लिखा है कि डॉन को पकड़ना वो इम्पॉसिबल। यानी डॉन कौन है? हर उस आदमी डॉन है जो इस मुल्क के सिस्टम को तोड़ मरोड़ के आगे बढ़ रहा है। उसमें आप देखेंगे, मैं कल देख रहा था साहब नवार काकड़ साहब हमारे बड़े हरदल अजीज वजीर अजम रहे हैं, जो गैर आईनी तौर पर साल रहे, धड़ल्ले से रहे, और उन्होंने उसके बाद फिर कौन सी जादूगर नगरी में वो रहते हैं, उन्होंने वोट ही नहीं किसी से मांगा, सेनेटर बन गए, किसी जमात में शामिल भी नहीं हुए। अब ये है कि उन्होंने वहाँ धड़ल्ले से कहा टीवी प्रोग्राम में रऊफ कलासरा साहब के साथ कि जी ये आप ऐसी बातें करते हैं, ये इम्पोर्ट अगर कोई ताजर करना चाहते हैं तो कर ले, मैं क्या करता हूँ? क्या हुकूमत का फ़र्ज नहीं है कि भी वो देखे मुल्क में जो अगर इम्पोर्ट होगी तो डॉलर हमारे काम हो जाएंगे, डॉलर का रेट बढ़ जाएगा, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा है। क्या ये उन्होंने देखना कि गंदम का स्टैंडर्ड क्या है, क्या गंदम जो है वो ख़राब है या सही है? तो ये भी रिपोर्टें हैं कि गंदम खाने के काबिल नहीं है। अब यह है कि वो बिल्कुल कुर्सी पर टांग रख के उन्होंने कल जो मजाक उड़ाया पाकिस्तानी कौम का, उन्होंने कहा कर लो जो करना है। अब इसी तरह के वज़ीर इत्तलात हों या कोई हों, सारे चारों सूबों के, 3 सूबों में तो कोई मसला नहीं है, पंजाब में है, ये हल तो मौजूद थे। जो कल के प्रोग्राम भी हमने कहा, इसको बाद का लंबा नहीं करते। वजह यह है कि डॉन को पकड़ना मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप इंक्वायरी कमेटी वज़ीर आज़म साहब ने बनाई है, वो जो फेडरल सेक्रेटरी फूड को हटाया गया वो किसने लगाया था, पता करा लें जाके, वो साहबका वज़ीर आज़म काकड़ साहब ने लगाया था। फिर ये है कि एलसी बंद थी, एलसी खोली गई, गंदम इम्पोर्ट होती है 23 दिन में 8 दिन में पहुंच गई। भाई 85 अरब रुपया किसी ने तो खाया ना। अब इतनी लूट मार के बाद भी आपको उम्मीद रखें आप कहीं को पकड़ा जाएगा तो इन हालात में इन अदालतों से, इस CRPC में इन अदालतों के बनाए हुए कवानीन पार्लियामेंट के। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वंस अगेन वेलकम बैक इन पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद। सर आज पंजाब के गवर्नर की नामजदगी जो है वो हो गई है। सरदार सलीम हैदर को गवर्नर पंजाब मुंतखब करने का नोटिफिकेशन आज रात तक जो है वो जारी भी कर दिया जाएगा पंजाब के ये, जबकि फैसल करीम कुंडी को KPK का गवर्नर जो है वो लगाया जा रहा है। ये बड़ी, जब हुकूमत में आपने देखा कि इन्होंने आपस में गवर्नमेंट कोलिशन तो नहीं कह सकते, पीपल पार्टी ने जो आईनी ओहदे मांगे और फिर उन्होंने वोट दिया, हुकूमत बनी जिसकी सरबराही मियाँ शाबाशी सब कर रहे हैं। ऐसे है उसमें ये तय हो गई थी चीज़ें कि कौन सी सीट किसके पास होगी। मतलब प्रेसिडेंटशिप जो है वो पीपल पार्टी ने मांग ली और चेयरमैन सेनेट उन्होंने मांग लिया, और डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है वो मुस्लिम लीग नून का तय हुआ। इसी तरह जो है कौमी असम्बली का स्पीकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिल गया, और डिप्टी जो स्पीकर है वो पीपल पार्टी को मिल गया, सिंध पीपल पार्टी को मिल गया, और पंजाब मुस्लिम लीग नून को मिल गया, और सूबा जो बलूचिस्तान है वहाँ जो मिल के उन्होंने हुकूमत बनाई। ये तय शुदा था, और ये आप हैरान रहेंगे कि ये जो गालबन पाकिस्तान की तारीख का ये पहला मुआहदा कह सकते हैं या बांटना कह सकते हैं। मैं वो पहला लफ्ज़ जानबूझ के मैंने डिलीट कर दिया कि बांटना कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अवाम कहाँ हैं, उनको कोई गरज नहीं है, वो हक़ हुक्मरानी है, छोड़ें इस बात को। अगर कहते सुहागन वही जिसे पिया मन भाए, वो उनको पूरे इख्तियारात कहीं से मिल गया, और उन्होंने बैठ के कमरे में जो साहब का इंटरम वज़ीर आला का घर था वहाँ बैठ के लकीर खींची। ना उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, ना उन दोनों पार्टियों के किसी के साथ कोई लोग थे,
دونوں فیملیاں بیٹھی ہیں اور ان فیملیوں نے ڈیسائیڈ کیا اس ملک کی قسمت کا کہ یہ ہم ہوں گی، اور سب جیسا لاڈ ہوتا ہے کہ میں نے یہ بڑھنا ہے، میں نے یہ بڑھنا ہے، تو بڑھ گئے۔ اب یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تھا، تو سوچ رہے تھے کہ کیا کیا جائے، کیونکہ گورنر کے پاس اختیارات تو ہوتے نہیں، یہ پریزیڈنٹ کے بیسیکلی تو نمائندے ہوتے ہیں۔ وہ ڈھونڈ رہے تھے اپنی پارٹی میں ایسا کہ ایک تو یہ ہے کہ کہاں کس کو لگانا ہے۔ کے پی کے میں پی ٹی اے کی حکومت ہے، وہاں کو ہارڈ لائنر لگانا ہے جو ہر وقت سنگ پسائے رکھے، کیونکہ اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان کے جو تھے سمدھی وہ وہاں تھے۔ اب پنجاب کا مسئلہ ہے، پنجاب پیپل پارٹی کو ملا ہوا ہے، جہاں انہوں نے سردار سلیم حیدر کو علی نام فائنل کیا ہے۔ یہ تلا گنگ کے ہیں اور مغل فیملی سے ہیں۔ حالانکہ اس علاقے میں بے تحاشا کافی لوگ موجود ہیں، کیونکہ پرانا جو فیملی اعلیٰ یار کھنڈا، سردار خضر یاد، ٹمن ہیں باقاعدہ طور پر، اس طرح کی کافی بڑے فیملیاں جو بیک گراؤنڈ۔ لیکن یہ سردار صاحب بھی باہر کے پڑے ہوئے ہیں، تو باہر ایک اچھا کہہ سکتے ہیں۔ کنڈی صاحب وہ لگ گئے کے پی کے میں۔ اب یہ ہے کہ بلوچستان میں جعفر مندوخیل ہے، ایک سیٹ رہ گئی ہے کراچی کی۔ وہاں میں کامران خان ٹیسوری میرا خیال ہے گورنر ہے، فی الحال موجود ہیں، ان پر ریزرویشن ہے، ان کو رکھنا ہے نہیں رکھنا، کیونکہ پچھلے دنوں ہوا یہ تھا کہ ریزرویشن آ گئی تھی پیپل پارٹی کے ساتھ ان کی، لیکن وہ سیٹ مسلم لیگ نون کی ہے۔ اگر وہ دباؤ کریں گے تو وہ ان کو بھی بدل دیں گے، اگر وہ بیچارے چلتے رہے تو چلتے رہے۔ اس میں ایم کیو ایم کا وہ بیسیکلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک نمائندہ تصور ہوتے ہیں۔ پر سر جب آپ کو پتہ ہے کہ کوئلیشن ہو رہی تھی اس ٹائم، ایم کیو ایم نے یہ مطالبہ رکھا تھا وہاں پہ ان کے سامنے، جب گورنمنٹ ہماری بن رہی تھی، کہ گورنر جو ہوگا سندھ کا وہ ہمارا ہی ہوگا۔ ہماری مرضی سے ہوگا، ہمارا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے پاس تو ڈسینڈنگ ووٹ تو ہے، بلیک میلنگ کا سمجھ نہیں، ان کا حصہ تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ وہاں چینج ہونے وہ جا ایم رہے کیو ہیں۔ ایم کو تو وہ کسی وقت بھی آئینہ دکھا سکتے ہیں کہ بھئی آپ تو 15 کینڈیڈیٹ آپ نے کھڑے کیے تھے، جیت آپ کے 17 گئے، یعنی پہلے پاکستان میں جیت جب آگے پھر بلوچستان شروع ہو جاتا تھا، وہ بحث بنی ہوئی ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ تو آگے کیا کر رہے ہیں، اب ہمیں جتا رہے ہیں، تو آگے تو بلوچستان ہے، آگے سندھ ہی ختم ہو گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ تمام جو پارٹیاں ان کا جو کہہ سکتے ہیں وہ جو ایکس رے ہوتا ہے نا، ایکس رے یا ڈی این اے یا ایم آر آئی ہوتا ہے، وہ طاقتوروں کے پاس ہے کہ آپ جیتے ہیں نہیں جیتے، کتنا جیتے ہیں، کسی وقت بھی آپ کا وہ فارم نکال کے آپ کو دکھایا جا سکتا ہے، ایک آپ طریقی مار نہیں ہے، تو آپ پھر آرام سے چلتے رہیں، جو مل گیا غنیمت کریں۔ تو یہ پاکستان کا نظام علینا ایسے چل رہا ہے۔ یہ گورنر جو ہیں تو ظاہر ہے، میں تو کہتا کنڈی صاحب تو ظاہر ایک ورکر ہے، ان کو میں نہیں جانتا، سردار سلیم حیدر صاحب کو، تو یہ باقی جعفر مندوخیل بہت بڑی ایک دوبارہ نام ہے آیا ہے۔ جعفر مندوخیل صاحب اس سے پہلے باقاعدہ اسی نام کے وہاں مندوخیل قبیلے کے تھے، اس وقت پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کے میں جج بھی ایک مندوخیل قبیلے کے، قبیلہ بہت بڑا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا، کیا یہ گورنر صاحب جمال خان مندوخیل ابھی لگے ہوئے ہیں سپریم کورٹ پہ، جمال خان مندوخیل، جمال خان اب جمال خان مندوخیل ہیں، یہ میرا خیال ہے ان کے بیٹے ہیں، جسٹس جمال خان مندوخیل۔ تو یہ میرا اندازہ یہ ہے کہ باہر مندوخیل کی فیملی ہے، بہت بڑی ایک آنریبل اور عزت والی فیملی ہے، تو اچھا ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا، یہ جو آپ نے کرنا تھا، آپ نے حاصل کرنا تھا وہ کر لیا۔ ڈیلیوری کیا ہے؟ ڈیلیوری ہے بالکل عوام کے لیے آپ کے سامنے ہے کہ نہ تو مہنگائی میں کوئی کمی ہے، گندم کا بحران بار بار کیا ڈسکس کریں کہ اس کا کسی نے سننا تو ہے نہیں، بے روزگاری ہے، بجلی کے ریٹ اتنے زیادہ ہیں کہ بے شک کوئی الٹا بھی لٹک لیں اس کو نیچے نہیں کر سکتے، ایسے ہی ہے۔ اور پٹرول ڈیزل ہے کہ ہم ڈر کے ایران سے نہیں لے سکتے، کیونکہ ہم ایک ایسا ملک ہیں جس کے حکمرانوں کے اوپر بے تحاشا ریزرویشن ہیں۔ میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ ہمارا دشمن ملک ہے، اب کوئی غصہ کرے گا، وہاں چندر شیکھر تھے، انہوں نے کہا جی میں نے سیاست میں حصہ لینا ہے، غریب آدمی تھے، چلتے چلتے وہ وزیر بنے، ایسی کنٹریبیوشن ہوئی کہ وزیر اعظم بن گئے، گھر آئے تو باقاعدہ وہی کمرہ تھا۔ دوسرا وی پی سنگھ تھے، دونوں میاں بیوی، دونوں میاں بیوی نواب تھے، انہوں نے اندرا گاندھی کو کہا کہ ہم نے تمام سرنڈر کر دیے ریاست اپنی، ہم سیاست کے آئے، اور واقعی جب وہ گئے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ منموہن سنگھ دنیا کا اکانومسٹ، وزیر خزانہ اور پھر وزیر اعظم، اور اس کے بھی علاوہ وہ تھے ایک ہمارے گلزاری لال نندا،
ये वजीर आजम भी थे। आप पिछले दिनों आपने किसी सोशल मीडिया पर देखा होगा कि उनका सामान उठा के किसी ने बाहर फेंक दिया, करा के कमरे में ऐसे ही रहते है, थे। तो पता चला ये तो वक्त के वजीर सदर आजम भी रह रहा है, चुके हैं। वजीर आजम भी रहा है, वजीर भी रहा है। अब वहाँ का मुकाबला, इसीलिए वहाँ जो वो कहते हैं ना कि वहाँ फलां क्यों नहीं आता, तो यहाँ क्यों आता है? यहाँ सबको सबका पता है। और फिर इसके अलावा मनमोहन सिंह का बात होगी, नरेंद्र मोदी को लगा लें, पूरी दुनिया में हमें ताने देता फिर रहा है, और जब वो जाता है तो पूरी पूरी हाल खड़े हो जाते हैं। हर मुल्क वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, और पाकिस्तान में अगर आर्मी चीफ ना थोड़ा साथ दे तो यहाँ को इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार ही नहीं है। और वो भी कल जो उन्होंने पैगाम दिया था कि हमें अपने आईनी हकूक़ का पता है, वजह यह है कि उन्होंने बाकायदा तौर पर बेल आउट करवाने की कोशिश की है। उन्होंने डॉलर की स्मगलिंग रोकी कि नहीं रोकी? अब वे आते हैं इस तरफ के भी अब आगे क्या करना है। सारे गवर्नमेंट ने काम करना है, कोई फौज ने तो करना नहीं होता, उसकी कोई बाकायदा लिमिटेशन है। अब अगर किसी से हम 1.1 बिलियन डॉलर ले भी लेते हैं तो आपको पता है कि वो तो कर्जे का जो सूद है उसकी भी एक किस्त है। बाकी पैसा कहाँ से लाएंगे? एजुकेशन के लिए है कोई आपके पास? हेल्थ के लिए कहाँ से लाएंगे पैसे आप सोशल सिक्योरिटी के कहाँ लाएंगे? आप गंदम की सब्सिडी देना चाहते हैं तो कहाँ से पैसे लाएंगे? बस आपके पैसे तो हैं नहीं आपके पास। फिर आपने 2200 अरब रुपया जो देना है IPPs का, वो आप कहाँ से देंगे? बजट आ रहा है, आपने टोटल आमदनी का 73% वो दे देना सूद पर, कर्जा वापस नहीं होगा। तो गंदम खरीदने के लिए आपके बदअज़मी है, वहां से भी आपने दिहाड़ी लगाने की कोशिश की, दिहाड़ी लगा ली। फिर अब 60 लाख मेट्रिक टन प्राइवेट सेक्टर ने गंदम खरीदी, और ये कल को वो एक्सपोर्ट करेंगे किसी ऐसे मुल्क में, यहाँ फिर बुरान पैदा होगा। फिर वज़रा साहबान जनाब अली ट्रक लेके तो हर गली महल्ले में चले जाएंगे, भाई हमारे स्पेशल मैजिस्ट्रेट तोड़े के ऊपर आपका शनाख्ती कार्ड चेक करेंगे। फिर वो माई बूढ़िया वहाँ लड़ के बेचारी जो है वहाँ कोई ना कोई गिर के मर जाएगी। फिर मीडिया उसको उठाएगा, फिर वो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, मुतलका आदमी को सस्पेंड किया जाएगा। ये है घन चक्कर। हल तो है नहीं, हल ये है कि ईमानदारी से पहले तो अपने जो सोर्स हैं, अपनी जो दौलतें हैं पाकिस्तान में लेके आओ, यहाँ लोगों को आप उसके बाद कहें कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे। किसी को कुत्ते ने काटा हुआ है कि आप तो इन्वेस्टमेंट बाहर के मुल्कों में करते हैं, तो लोगों को कहते हैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, जहाँ मसलन आपकी सिक्योरिटी नहीं है और कोई भी आदमी सरकारी इदारों से उकताया हुआ है वो जान छुड़ाता है, मैं करूँ क्या? एक एक अदारा कहता है कि मैं आपका कारोबार बंद करा सकता हूँ, और करवा भी देता है। अब आते हैं कि कलेक्शन जो है, आपको पता है कि 550 बिलियन रुपया इकट्ठा हुआ है, 750 का टारगेट था FBR का, 250 बिलियन रुपया ही कम इकट्ठा हुआ है। जबरदस्ती तो ले सकते हैं आपका कारोबार ही नहीं है, मेरा कारोबार ही नहीं है, तो मैं कहाँ से दूंगा? वो दुकान है, बिजली का बिल दे देंगे, कपड़ा तो कपड़ा बेच के अगले महीने दे देंगे। वजह यह है कि मसाइल उन लोगों को शायद समझ नहीं लग रहे, उनको तो वो तो तनिया पी के सोए हुए हैं, उनके पास वसाइल ही बहुत ज़्यादा है। तो आम आदमी की जो चीज़ है, आम आदमी की जो फिक्र है, आम आदमी के जो मसाइल हैं, आम आदमी के जो वसाइल हैं, वो इतने हैं ही नहीं कि मसाइल को हल कर सके। इसलिए इस वक्त के ऊपर ये लोग कहते हैं मायूसी फैलाते हैं, भाई कुछ अच्छी चीज़ें तो बता दो। मजाक आप उड़ाते हैं कि जी ये जो TV पर बैठ के कई दफ़ा हमारे मिनिस्टर, ये जो प्राइवेट सेक्टर जो है वो ला सकता है, क्यों, कैसे ला सकता है? चलने नहीं देते उसको, तो ऐसे हो ही नहीं सकता जब तक वेस्ट इंटरेस्ट ना हो। तो ये बात है, आप इससे आगे क्या करें? सर आज 22 लोग शहीद हुए हैं। चलास में एक बस जा रही थी जो कराक्रम हाईवे से गिरी है, और हुकूमत सिर्फ अफसोस ही करती है हर ऐसे इंसिडेंट पे। 22 इसमें से शदीद जो है तशवीशनाक हालत में इस वक्त, जबकि 22 के करीब लोग जो है वो शहीद हुए हैं चलास इंसिडेंट में। देखिए लेना, हम भी बचपन से मैट्रिक में शुमाली इलाका जात में जाते रहे हैं, बल्कि इवन दिन के मुझे ये बिल्कुल याद है कि गुजराना से अलीपुर चट्ठा जो सड़क बनी थी पहली दफ़ा, हम बहुत ही छोटे थे, और वहाँ कादराबाद डैम बन रहा था, साथ रेलवे ट्रैक भी बनाया, उस गैर मुल्क की कंपनियाँ भी, पाकिस्तान ज़रा आगे चल रहा था। ये आप 65 की बात लगा लें या 67 की लगा लें। सड़क उन्होंने बनाई और सारे देहात उन्हें देखने जाते थे, 20-25 साल सड़क ही नहीं टूटी। अब आप देखें कि पाकिस्तान के किसी भी इलाके में चले जाएं, सड़क एक साल नहीं निकालती। हमने जब भी देखा है कि बहरीन है, आप नज़दीक चले जाएं जहाँ सारा बाबेला और ढोल पीटते रहते हैं,
बहरीन से जो कलाम है, बहरीन से यानी कि जो सड़कें आगे जाती हैं कलाम या आगे नारायण वगैरह कुछ दोनों साइडों में स्वात से भी आगे जाती हैं, वो भी जाती हैं। हर साल एक ही बात है कि तोदा गिर पड़ा है और जो गाड़ी है वो खाई में जा गिरी है और इतने बंदे मर गए हैं। फौरन जनाब अली वहाँ जाके तो अफसोस और आंसू बहाना है, वो मुतलका जो भी हुकूमत हो। क्या पहली बात तो यह है कि क्या आपके पास हर वक्त आप इंतज़ार करते हैं कि सैलाब आए और लोग बाकायदा उसी तरह जान उनकी जान जाए? जैसे सिंध में होता है सैलाब आना है, पंजाब में सैलाब आना है, वो सैलाब एक कारोबार है, लेकिन उसको रोकना तो है नहीं। ना आपने पक्की सड़कें बनानी, ना आपने एनडीएम और पीडीएम को कोई ये परमानेंट कोई सेटअप बॉडी बनानी है। अफसर आते हैं 2-3 महीने फौरन निकल जाते हैं। आपके पास ना टेंट होते हैं, ना आपके पास रेस्क्यू की चीज़ होती है, ना मेडिसिन होती है, ना खुराक होती है। आप फिर मौके से फिर आप थैले लेके लोगों को कहते हैं आओ हमारी इमदाद करो, और लोग फिर टेंट लगा के उन सैलाब ज़दगान की मदद के नाम पर मुख्तलिफ किस्म के अच्छे लोग फिर फ्राडिये भी मैदान में आ जाते हैं। ये एक सर्कल है और आप बार देखेंगे बार ये- रिपीट हम करते ये हैं जो उसी क्लास है। क्या मुझे बताया, अगर स्टैंडर्ड की गाड़ियां होती हैं, उनकी ब्रेकें होती, सब स्टैंडर्ड गाड़ियां हैं जो पास भी हो जाती हैं, चलाने वाले के पास लाइसेंस भी कोई नहीं होता। देखना ये है कि क्या टूरिज्म या इस टूरिज्म ना भी हो, उन इलाकों के लोग बेचारे मेहनत मजदूरी के लिए इस्लामाबाद, कराची, इन इलाकों में, लाहौर में आते हैं, फिर वापस जाते हैं बेचारे। सड़कें हैं ही नहीं, सड़कें बनाते ही नहीं। सड़कें बनाते हैं तो सब स्टैंडर्ड बनाते हैं, उसके सेफ गार्ड नहीं लगाते, केवल लारी, और लारी अच्छी नहीं बनाते। क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसी मुल्क में अगर अच्छी हो तो फिर वो बाइलाज के तौर पर अच्छे ड्राइवर हों तो वो सही तरीके से चलेगा? आपने बिल्कुल छोड़ा हुआ कि जब वो मर जाते हैं, अगर 22 आदमी किसी मुल्क में मरते तो वो मुतलका वजीर फौरन इस्तीफा दे देता, बेशक वो केपी का है, क्या है, पंजाब का है, किसी का भी। वजह यह है कि आप कर क्या रहे हैं। आज सिर्फ यह है कि एक हमने एक रुदालियाँ होती थी, मैंने जो लफ्ज़ पढ़ा है कहीं, यानी पुरानी किताबों में, डिप्टी नज़ीर अहमद के इस तरह की किताबों में, वो रोने वाली औरतें होती थी। वो बाकायदा प्रोफेशन था और बाकायदा एक ख़ानदानों का उनका काम था कि कहीं को मर गया ना तो उन्होंने पहले उनको हायर करना है। ये कौन मरा है जी, बड़ा मरा है या छोटा मरा है, बूढ़ा मरा है या फलानी, बयान किस तरह के डालने हैं। ये अल्लाह माफ़ करे बड़ी सदमे वाली बात है। यानी आपने देखा कि जब वो लोगों के घर उजड़ गए, लोग मर गए, अपने घरों को जाने था बेचारे, रोजी रोटी कमा के जा रहे थे, फिर ये उसके लिए इमदाद छोटी मोटी करेंगे, फिर फ़ोटो खिंचाएंगे, फिर रोएंगे। ये रोदालियाँ हैं। पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त इतना सब स्टैंडर्ड है कि आप लाहौर के चारों तरफ चले जाएं, आप लाहौर की ट्रांसपोर्ट देख लें, ज्यादा दूर जाने की बात ही नहीं है। चलास तो सर फिर बहुत दूर अफ्तादा एक एरिया है, हम यहाँ बैठे उसकी बात है। अब लाहौर का आपने कभी अड्डा अगर विजिट किया हो तो वहाँ कौन सी कोई स्टैंडर्ड की गाड़ियाँ हैं वहाँ? सबसे पहले तो सर ये एलएनजी वाली हैं, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा है वो लोग बेचारे अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। वो एक बहुत बड़ा हादसा है कि वो जो गाड़ियों में एलएनजी सिलेंडर्स उन्होंने जो है रखे हुए हैं, रिक्शे हैं आपके वो सारे एलएनजी पे ट्रांसफर हो गए हुए हैं। गरीब बंदा खुद को पालेगा, बच्चों को पालेगा, रिक्शे का पेट्रोल अफोर्ड करेगा या क्या क्या अच्छा अफोर्ड ये करेगा? जो हम ना बल्कि तौहीन करते हैं बार बार गरीब कहने की, ये हुकूमत का फ़र्ज़ है पब्लिक ट्रांसपोर्ट देनी। या हम अपने बचपन के ज़माने बल्कि जवानी के ज़माने में भी, 80 तक मैं बात कर रहा हूँ, सड़कों के ऊपर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी बेहद थी और गवर्नमेंट की भी बेहद थी, और नॉमिनल किराया था 5 रुपये 3 रुपये। इन मैं लाहौर आया हूँ 1989 में या 88 में आया हूँ, मेरे वाला साहब गुजराना चाहते थे और ये मीनार पाकिस्तान थे, गार्डन टाउन 1 रुपया दे के आते थे। कल की बात है, 90 तक। अब ये है कि क्योंकि आपने पूरी ट्रांसपोर्ट महंगा, लारी कोई नहीं, और जो आपने चांदे की चलाई हैं वो लोग इसलिए बैठते कि रश बहुत ज़्यादा है, तो वो उसकी रफ्तार भी कम है, या तो हर मिनट बाद पूरी दुनिया ने क्या इस पर काबू नहीं पाया। पार्किंग का मसला हल हो सकता है, लड़ाई झगड़े का हो सकता है, आदमियों की माली हालत बेहतर हो सकती है। हर आदमी बेचारा अपनी बेटी को, माँ को या भाई को छोड़ने जाता है, वो 300 का पेट्रोल उसको खर्च होता है कम से कम मोटरसाइकिल में, 9-10 हज़ार का है, वो ख़राब हो जाए 2 हज़ार ऊपर लगता है। वही है कि अगर वो 2-4-5 रुपये बैरियर इस तरह का हो तो सारे लोग इंटरकनेक्ट ट्रांसपोर्ट हो। क्या ये स्टेट का फ़र्ज़ नहीं है? सर इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है। ट्रांसपोर्ट के मसाइल हम दुआ ही कर सकते हैं कि ये जल्द से जल्द जो है वो हल हों। कल तक के लिए मुझे और इकबाल शायद सबको दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।